तो स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं रुपेश कुमार, गवर्नमेंट टीचर यूएचएस कैया मानपुर गया। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें एनसीईआरटी का 3.1 लेसन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और करा है कि 3.1 एनसीईआरटी क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। जैसे युग्म का मतलब उसमें दो होंगे, तो हमको पिछले प्रीवियस ईयर यानी कि अगर क्लास की बात करें, क्लास 9th की अगर हम बात करें तो 9th क्लास में हम सभी लोग बहुपद पढ़े थे, ठीक है। और बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है, इसको हम लोग अभी देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है। तो बहुपद क्या होता है कि पद और घात में होता है, लेकिन इसके बराबर में कुछ भी नहीं होता है। जैसे 3x² + 3x - 4 यह एक बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है? तो द्विघातीय बहुपद है। लेकिन अगर पद के आधार पर पूछे तो ये एक पद, दो पद, तीन पद, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये त्रिपदीय बहुपद है। लेकिन समीकरण हम कैसे पहचाने? तो समीकरण क्या होता है कि जैसे 2x² + 3x - 4, ध्यान रखिएगा x जो होता है ये चर होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कह रहा है दो चर का मतलब होता है x और y। अगर हम लेते हैं x y लेते हैं या a z लेते हैं या कुछ भी ABCD का कोई भी लेटर अगर हम लेते हैं तो वो चर कहलाता है। तो x और y दो चर है, ठीक है। और रैखिक का मतलब होता है जिसका घात एक हो। रैखिक का मतलब होता है जिसका घात एक हो। आप बहुपद में पढ़े थे रैखिक बहुपद, ठीक है। उसके बाद में द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तो रैखिक का मतलब जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो। रैखिक का मतलब होता है जिसका घात एक हो। और समीकरण में ध्यान रखिएगा कि 2x² + 3x आपसे पूछेगा इसमें कि कितने चर हैं, तो इसमें क्या बताएंगे आप? एक चर और एक चर, यहाँ दो चर हैं, है ना। और घात कितने हैं? तो दो हैं, यानी कि द्विघातीय है। ध्यान रखिएगा। और समीकरण में एक सबसे अच्छा बात मेरे प्यारे बच्चों यह होता है कि 2x² + 3x - 4 = कुछ भी इधर साइड में रहेगा, चाहे तो 1 रहे, 0 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कोई भी संख्या हो, यहाँ पे बराबर में कुछ रहेगा, तभी यह क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। और बहुपद में इसके बराबर में कुछ नहीं होता है, यानी कि ये हमारा बहुपद और समीकरण में अंतर है। समीकरण जब भी होगा तो 2x² + 3x - 4 बराबर में कुछ होगा, ठीक है। ये और युग्म का मतलब होता है दो। समीकरण में जब भी बनेंगे तो वो दो युग्म बनेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2x + 3y = 4, x - y = 10। आप देख रहे हैं ना, ये समीकरण है। ये क्या है? समीकरण। अभी आप लोग को मैंने बताया कि इसके बराबर में कुछ ना कुछ होगा। ध्यान रखिएगा, इसके बराबर में कुछ ना कुछ होगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलने का प्रयास करते हैं और देखते हैं सेकेंड। कराए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में ध्यान रखिए, जो पिछले बार में आपने 9th क्लास में कुछ जो पढ़ा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। कराए कि 2x + 5y² = 5। अब इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए कितने चर हैं, तो एक और एक यहाँ है। टोटल कितने चर हैं? दो चर वाला कै गो घात है? दो घात है ना, यानी कि द्विघात समीकरण है। 9x + 4y - z = 0। तो बताइए ये z है, यानी कि एक चर, दो चर और ये एक यहाँ पे, तो तीन चर हो गया। और ध्यान रखेंगे
जो चर के जस्ट बगल में कोई अंक लगा होता है वो अचर कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। तो 9x + 4y - z = 0, इसमें आपसे पूछेगा कितने चर हैं, तो आप बोलेंगे 3 चर वाला कौन सा समीकरण है? ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण। ध्यान रखिएगा, द्विघात नहीं है, ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। 3 चर वाला कौन सा है? यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण, 3 चर वाला रैखिक समीकरण, समझ में आ रहा है? क्योंकि घात सब पर क्या है? 1 1 1, सब पर घात कितना है? 1 है। यहाँ x - y यानी इस पर भी 1, इस पर भी 1, तो ये भी तो रैखिक हो गया। लेकिन चर कितने हैं? एक है और एक यहाँ है। कितने चर हैं? तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण। x³ + 9, यहाँ बताइए, आपसे पूछेगा चर कितना है, तो क्या 9 को भी आप चर ले लीजिएगा? नहीं, 9 जो है अंक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? अचर। अब यहाँ पे चर कितना है बेटा? तो 1, यानी 1 चर वाला त्रिघातीय समीकरण। घात अधिकतम कितना है? 3 है। x = y पूछेगा कितना चर है, तो एगो 1 और एक यहाँ 1, तो 1 और 1 2, यानी कि 2 चर वाला, और घात का एगो है, दोनों पर 1 1 है, तो क्या हो गया? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अगर हम बात करें 4z² + 7pq, तो अब आपसे इसमें पूछेगा, तो आप बताइए। अभी देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि x और y को ही चर माने, a b c d का कोई भी लेटर ले करके आप उसको चर मान सकते हैं। हमने यहाँ 4z² + 7pq लिया, यानी z और p लिया, तो 1 चर और 2 चर, और अधिकतम घात कितना? 3, यानी कि 2 चर वाला त्रिघातीय समीकरण। ये सब 9th क्लास में आपने पहले ही पढ़ चुका है, और हम लोग नेक्स्ट अभी देखने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, कौन कौन सी विधि हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। ध्यान रखिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले विधि है ग्राफीय विधि। कौन सा विधि है? ध्यान रखिएगा, ग्राफीय विधि है। कौन सा विधि? तो ग्राफीय विधि। उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद में विलोपन विधि, उसके बाद में वज्र गुणन विधि। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहले अभी ग्राफीय विधि को हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग को पहला जो लेसन में है उसमें 3.1 ध्यान रखेंगे। 3.1 और 3.2 जो NCERT का मैथ्स में पढ़ना है, वो सबसे पहले हमको ग्राफीय विधि के बारे में जानना है। और उसके बाद में 3.3 जो बनेगा वो प्रतिस्थापन विधि पर आधारित प्रश्न दिया गया है, विलोपन विधि पर दिया है 3.4, और वज्र गुणन विधि पर दिया है 3.5। और 3.6 जो है वो ध्यान रखिएगा, 3.6 जो है वो कह रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण बदला जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करा है 1/x + 1/y = 3, 1/x - 1/y = 6। ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि जब ये x ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, इसलिए रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा? ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में 3 भागों का बंटवारा है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ध्यान रखिएगा, अगर ईमानदारी से आप प्रयास करेंगे तो ये निश्चित तौर पे तय है कि हम आप सभी को कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम पहले अभी देखने का प्रयास करते हैं। क्लास 9th में जो ग्राफ आपने बनाया, हमने ग्राफ में देखा कि अगर हम कोई समीकरण लेते हैं 2x - y = 6, यहाँ पे हम लोग एक समीकरण लिया, फिर उसके बाद में 2 समीकरण लेकर के क्लास 10th में जो भी पढ़ना है वो युग्म पेयर के रूप में 2 समीकरण के रूप में हम लोगों को देखने को मिलेगा।
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। एक उदाहरण लेते हैं, अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, क्योंकि हमको बिंदु पॉइंट्स निकालना है, तो x बराबर 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जहां हमको सुगम लगे कि इतना से हमको मान निकालने में सहूलियत मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, x बराबर 0 अगर लेते हैं तो ध्यान रखेंगे x बराबर 0 यानी कि 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 6, यानी कि 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस वाई बराबर 6। y को इधर लेकर के आएंगे तो ये जो माइनस है वो इधर चला जाएगा, यानी -6। तो बिंदु हमको निकल करके आया 0 माइनस 6। अब y इज इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ पे x बराबर 0 लिया, अब हम यहाँ पे y बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, क्योंकि 2 बार हमको निकालना है, दोनों का पॉइंट्स बिंदु निकालना है, यानी x का और y का। तो x का हमने अभी निकाल के लाया तो 0 माइनस 6 आया, और y के अगर मान हम 0 लेते हैं तो 2x माइनस यहाँ पे y है तो y की जगह पर 0, 2x इज इक्वल टू 6, x बराबर यानी कि x बराबर 2 नीचे जाएगा तो 3 है ना, 3 2 नहीं है 6 कट गया, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3। अब बिंदु क्या होता है, बिंदु जब भी होते हैं तो x और y में होते हैं, यानी पहले x होता है उसके बाद y होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे x का कितना है 3, क्योंकि अभी निकाल के लाया ना 3, और y कितना था 0। तो ध्यान रखिए कि 2 पॉइंट्स हमको मिल गए, एक बिंदु मिला 0 माइनस 6 और 3 और 0। अब हमको यहाँ ग्राफ खींचना है, और ग्राफ में हमको अधिकतम कितना तक ले जाना है, -6 तक। तो आप जानते हैं कि कोई ग्राफ में मूल बिंदु यहाँ पे अगर 0 है तो इसके इस साइड में प्लस और इस साइड में निगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव। तो ध्यान रखिएगा, अब हमको यहाँ से चलना है कितना, 0 माइनस 6। ध्यान रखिएगा 0 माइनस 6, यानी कि x बराबर लेना है 0 और y माइनस 6। तो x यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, और y आ जाओ इसी सापेक्ष में -6। ध्यान रखेंगे तो 0 माइनस 6 1 हो गया, उसके बाद में 3 0, यानी कि x लेना है 3 और y लेना है 0। तो यहाँ पे 3 0 हो गया, किसका हम लोग ग्राफ खींच रहे थे, तो 2x माइनस वाई बराबर 6 का। तो आप लोग ये 9th क्लास में ये सब कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे जब हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो ग्राफ थोड़ा सा महंगा होते चलता है, बढ़ जाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं एनसीईआरटी का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जानकारी हासिल करते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद की वजह से हम सभी लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए। आप हम सब का कहीं ना कहीं संघर्ष, स्ट्रगल में उनका भी योगदान रहा। आइए 3.1 क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन का हम लोग सलूशन देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अखिला नाम है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी की। चरखी मतलब समझ में आ रहा है, वो आसमान तारा का नाम सुने हैं ना, तो चरखी की सवारी की सवारी करना चाहती थी। और हुपला एक खेल है, ध्यान रखिएगा, हुपला एक खेल है जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय को फेंकते हैं। वलय का मतलब होता है रिंग बना हुआ, गोल रिंग को ऐसे करके फेंकते हैं। देखो जब बचपन में हम लोग रहते थे तो संडेश्वर मेला बगल में फतेहपुर प्रखंड के अंतर्गत में लगता था, तो उस संडेश्वर मेला में हम लोग जाते थे और वो वलय देता था और उस वलय को ऐसे करके बिगना होता था। ठीक है, ऐसे करके बिग गए, जिस पर चला गया और उसमें बहुत सारा चीज़, शैम्पू रखा रहता था, संपापड़ी रखा रहता था, पैसा रखा रहता था, ज़्यादातर पैसा ही रखा रहता था, है ना। उसमें अगर बिक गए, वो अगर पिल गया, वो चला गया, उस घेरा में चला गया, तो वो सामान आपको मिल जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पे हुपला एक खेल है जिसमें आप एक स्टॉल से घेरे तो वह वस्तु आपको मिल जाती है। जब वो घेरा में चला जाता है तो आपको मिल जाता है। तो वो खेलना चाहती है ना, अखिला उसको भी खेलना चाहती है। ठीक है, खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार, ध्यान रखिएगा कितनी बार, आधी बार उसने हुपला खेल खेला। प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला के लिए 4 रुपये। मतलब सवारी के लिए कै रुपया, 3 रुपया, और हुपला गेम खेलने के लिए कै रुपया, 4 रुपया खर्च करने पड़े।
जबकि उसने इसके लिए कुल कितना रुपया खर्च किया, 20 रुपया खर्च किया। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले इसको बीजगणितीय रूप में, तो आप जानते हैं कि माना कि अखिला ने x बार चरखी की सवारी की तथा y बार क्या खेला, हुपला खेल खेला। हमने पहले बोला हुपला का मतलब एक रिंग के जैसा वलय होता है जिसको ऐसे करके पिलाया जाता है, बीगा जाता है, और बीगने के बाद में जो उस घेरा में चला जाता है वो वस्तु आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कराएं कि कितने रुपये में, 3 रुपये में एक सवारी और 4 रुपये में एक बार हुपला खेल। तो सबसे पहले वहाँ पे दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि दिया है कि y = x/2। पहले यहाँ ध्यान रखिए कि खेल खेलना चाहती है, कराएं जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार। तो चरखी की सवारी, ध्यान रखिएगा, माना कि अखिला ने एक बार चरखी की सवारी की तथा y बार हुपला खेल खेला, तो y = x/2, हुपला के आधा उन्होंने चरखी की सवारी की। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि 2y = क्या हो गया, x, और यहाँ पे कह रहा है कि 3 रुपये यानी कि 3x = एक चरखी का सवारी प्लस 4y = एक बार हुपला खेल खेला, और दोनों को मिला करके खर्च कितना करता है, 20 रुपया। तो 2y = x और 3x + 4y = 20, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको यहाँ से मिल गया। तो ये अब देखिए हमारा बीजगणितीय काम तो हो गया, लेकिन अब हम इसका क्या निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब हम लोग इसका ग्राफ देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ही ग्राफ हम लोग बनाएंगे बस काम समाप्त। अब देखो, सब 9th क्लास में पढ़ा है आप लोग, ये बेसिक है। भी ग्राफ आप लोग 9th क्लास में पढ़ लिए हैं। 2y = कितना बेटा, x। पहले ही एक पहला समीकरण हम लोग को यही था बीजगणितीय में, 2y = x। हम लोग अगर x = 0 लेते हैं तो 2y, x के जगह पर कितना, 0, y = ये उधर जाएगा तो 0, यानी कि बिंदु निकल करके आया 0, 0। अगर y = 1 लेते हैं तो 2 × y के जगह पर 1 है ना, बराबर x है ना, x बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी बिंदु निकल करके आया 2 और 1। ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में 3x + 4y = 20, x बराबर 0 अगर लेते हैं तो x के जगह पर 0, 3 × 0 + 4y बराबर 20, 0 + 4y 20, 4y है ना 20, y 4 यहाँ पे नीचे गया तो 4 × 5 = 20, y = कितना, 5। यानी कि बिंदु पहले आपको पहले भी बताया कि x और y के रूप में लिखाता है। तो x कितना था, 0, तो 0, y कितना निकल के आया, 5। ठीक है। अब y बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो y बराबर अगर 1 लेते हैं तो 3 + 4 × 1, ध्यान रखिएगा 4, और 4 इधर जाएगा घटेगा तो आ जाएगा 16, और 16 फिर 3 अगर जाता है उधर तो कटता नहीं है, पॉइंट में आ रहा है। तो पॉइंट में अगर आ रहा है तो फिर गड़बड़ है। हम प्रयास करें, पॉइंट में गड़बड़ ज़्यादा नहीं है, पॉइंट में, फिर यहाँ पे पॉइंट में ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम सुविधाजनक कट जाए उससे आगे एक स्टेप बढ़ा करके हमने लिया कितना, 2। तो 3x + 4 × 2, एक y के जगह पर कितना रखेंगे, 2। तो 3x + 4 2 नहीं है 8 है ना, बराबर 20, 3x बराबर 20 - 8, 3x ये 20 में से 8 जाएगा कितना, 12, 3 चौके 12, x बराबर कितना आ गया, 4। अब x बराबर 4, यानी x का पहले लिखाएगा 4 और y कितना दे लेता, 2। तो यहाँ पे बिंदु निकल कर गया 4 और 2। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन का बिंदु निकल करके आ गया। एक बार x का मान अगर 2, y बराबर x में x का मान निकाल करके हम लोग लाया 0, 0, फिर उसके बाद में y का मान 1 रखा तो निकल करके आया हमारा 2, 1। उसके बाद में 3x + 4y बराबर 20 में x का मान अगर 0 रखा तो निकल करके आया 0, 5, और फिर y बराबर 2 लिया तो 4 और 2। अब इसको क्या करना है, सीधा सीधी हमको क्या कर देना है, समीकरण ड्रा कर देना है, समीकरण खींच देना है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या लेना है, 0, 0। तो याद रखिएगा 0, 0 यही ना होता है जी, x पर भी 0 और y पर भी 0, 0, 0। अब यहाँ लेना है 2, 1, यानी x लेना है 2 और y लेना है
1। तो अब देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, x हो गया, ध्यान रखिएगा ये वाला x होता है, x हो गया 2 और y हो गया 1। तो यहाँ पे हो गया ना हमारा, ये कितना हो जाएगा 2 1, ध्यान रखेंगे क्योंकि इधर से x 2 और y 1। अब उसके बाद में क्या करना है 0 5 0 5, चलो 0 5 यानी x 0, x यहाँ पे 0 और क्या लेना है 5, तो ये वाला रेखा 0 और यहाँ पे क्या हो गया 5, तो ये क्या हो गया 0 5। उसके बाद में क्या है 4 2, चलो आ जाओ 4 यानी x आ जाओ 4, हाँ साहब 4, ठीक है, और y क्या लेना है 2, ध्यान रखिए, तो ये हो गया 4 2। तो ये वाला जो समीकरण ग्राफ बना वो 2y इक्वल टू एक्स का, और ये जो बन गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का। तो आज का ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप सभी लोग लाइक कमेंट और शेयर करने का प्रयास करेंगे। सभी को नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और अगले और पार्ट्स को अच्छे तरीके से करके वीडियो बना करके आप सब के बीच में भेजने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।